नमस्कार दोस्तों, आज हम सिविक्स से प्रैक्टिस सेट 2 को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका का उच्च न्यायालय विधानमंडल का तृतीय सदन है। अमेरिका का उच्च न्यायालय विधानमंडल का तृतीय सदन है। किसका कथन है? यह लास्की का कथन है। लास्की ने कहा था कि अमेरिका का उच्च न्यायालय विधानमंडल का तृतीय सदन है। अगला है, उच्चतम न्यायालय को विधानमंडल का तृतीय सदन बनाने वाली शक्ति है। तो जो बनाने वाली शक्ति है उसका नाम है न्यायिक पुनर्विलोकन। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की प्राप्त न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के कारण इसे व्यवस्थापिका का तृतीय सदन कहा जाता है और यह विचार लास्की ने दिया था। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के कारण इसे व्यवस्थापिका का तृतीय सदन कहा जाता है। यह विचार लास्की ने दिया था, जो कि पहले प्रश्न का उत्तर भी है। अगला है, सरकार की ऐसी प्रणाली जो स्वयं में एक वर्ग है, जो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडलीय शासन प्रणालियों से मूल रूप से भिन्न होती है, जिनमें इन दोनों के कुछ लक्षण सम्मिलित रहते हैं, प्रचलित हैं फ्रांस में। ला पालम्बोरा ने फ्रांस की शासन प्रणाली को अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली भी कहा है। तो ला पालम्बोरा ने फ्रांस की शासन प्रणाली को अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी कहा है। अगला है, फ्रांस के राष्ट्रपति के संबंध में सही है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में क्या सही है? जिन्हें वह आवश्यक समझता है उन क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन भी करता है और सत्ता भी भोगता है। जिन्हें वह आवश्यक समझता है उन क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन भी करता है और सत्ता भी भोगता है। अगला है, फ्रांस के राष्ट्रपति के संबंध ये हो चुका है। फ्रांस के स्थानीय स्वशासन का आंतरिक लक्षण है। फ्रांस के स्थानीय स्वशासन का आंतरिक लक्षण है केंद्रीकरण। अगला है, संरक्षणवादी नौकरशाही का परंपरागत घर रहा है। संरक्षणवादी नौकरशाही का परंपरागत घर रहा है फ्रांस में। फ्रांस संरक्षणदायी नौकरशाही का परंपरागत घर रहा है। इसी परंपरा के अनुसार फ्रांस की प्रशासकीय विधि कार्य करती है। इसी परंपरा के अनुसार फ्रांस की प्रशासकीय विधि कार्य करती है। अगला है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली के पारंपरिक संलयन का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली के पारंपरिक संलयन का, वो है फ्रांस। कौन सा ऐसा देश है जहां संघ सरकार द्वारा राज्यों को संसाधनों का हस्तांतरण करने की अपेक्षा के विषय में कोई संविधान प्रावधान नहीं है? कौन सा ऐसा देश है जहां संघ सरकार द्वारा राज्यों को संसाधनों का हस्तांतरण करने की अपेक्षा के विषय में कोई संविधान का प्रावधान नहीं है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा देश है, अगला प्रश्न है, कौन सा देश है जहां शासन की उच्च सदन और निचले सदन की शक्तियां समानता के आधार पर साझी हैं, यहाँ तक कि वित्तीय विधेयकों के संबंध में भी यह शक्तियां साझी हैं? स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, वे कौन सा देश है जहाँ संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया में जनता को प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनाया जाता है? तो जनता को प्रत्यक्ष रूप में सहभागी बनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में संविधान संशोधन प्रक्रिया में राज्यों एवं जनता दोनों को शामिल किया जाता है। संविधान संशोधन पर वहां जनमत संग्रह की व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड में भी संविधान संशोधन विधेयकों पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 144 में कहा गया है कि संविधान संशोधन तभी लागू होंगे जबकि उन्हें मतदान में भाग लेने वाले स्विस नागरिकों को बहुमत द्वारा तथा कैंटनों के बहुमत द्वारा स्वीकार किया जाएगा। अगला प्रश्न है,
किन किन देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है? तो जो दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है वो है स्विट्जरलैंड और अमेरिका में। स्विट्जरलैंड और अमेरिका और में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक राज्य के साथ संघ का भी नागरिक होता है। स्विस संघ इस दृष्टि से भी आगे है कि वहाँ के प्रत्येक नागरिक के लिए 3 नागरिकता की व्यवस्था की गई है: संघ की नागरिकता, कैंटनों की नागरिकता और कानून की नागरिकता। अगला है, भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। तो किस मामले में भिन्न है? सलाहकार की भूमिका में। सलाहकार की भूमिका में भारत का न्यायालय जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। इंग्लैंड की न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है। इंग्लैंड में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स स्वयं एक न्यायिक संस्था है, इसलिए इंग्लैंड में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है। अगला है 14 नंबर का प्रश्न है, संघ जिनके संविधान में यूनियनों के राज्य के संविधान में शामिल होते हैं। वे संघ जिनके संविधान में यूनियनों के राज्य के संविधान भी शामिल होते हैं। तो भारत और कनाडा में। अगला प्रश्न है, किन किन देशों में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं? तो किन देशों में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित हैं? भारत, कनाडा और स्विट्जरलैंड। भारत, कनाडा और स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं। भारत में केंद्र को न सिर्फ अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, वरन कई ऐसी स्थितियों में वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। अगला है, कौन से समान लक्षण भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघवाद के साथ जुड़े हुए हैं? कौन से समान लक्षण भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघवाद से जुड़े हुए हैं? लिखित संविधान, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इन्हीं 2 के मामलों में भारत जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संघवाद से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा लक्षण भारत और कनाडा की संघीय व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं? कौन सा लक्षण भारत और कनाडा के संघीय व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं? तो वो है केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति का पाया जाना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो भारतीय संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम उदाहरण है उद्देश्य प्रस्ताव 1947। और उद्देश्य प्रस्ताव 1947 भारतीय संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम उदाहरण इसलिए है क्योंकि नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव 1947 भारतीय संविधान के जो है वो नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला है, भारत में चुनाव आयोग है। तो भारत में चुनाव आयोग क्या है? एक कर्मचारी संगठन है। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों को मिलाकर किया जाता है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और निर्वाचन आयुक्तों को वेतन भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है, यानी कि भारत की संचित निधि से दिया जाता है वेतन। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में यह निर्णय दिया कि मूलभूत अधिकार संशोधित हैं परंतु संविधान का मूल ढांचा संशोधित नहीं है? तो यह निर्णय दिया था केशवानंद भारती केस। देखिए, केशवानंद भारती केस जो है वो 1973 में
कहा गया था कि मूलभूत अधिकार संशोधित किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर भारतीय संसद के अंतर्गत संसद की विधायी शक्तियों का विस्तार हो जाता है। देखिए, यह संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो अनुच्छेद 335 के अंतर्गत उसके दो प्रभाव होते हैं। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका के निर्देश देने की समीक्षा तक हो जाता है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार राज्यों की कार्यपालिका के निर्देश देने की सीमा तक हो जाता है। और जो दूसरा है वो है संसद के विधायी शक्ति का विस्तार 7वीं अनुसूची की सभी सूचियों तक हो जाता है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन का अर्थ है। तो संसदात्मक शासन का क्या अर्थ है? जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो, संसदात्मक शासन का अर्थ है। कठोर संविधान वह है जो, अगला प्रश्न है, कठोर संविधान वह है जो विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है वो केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। देखिए, अनुच्छेद 312(1) के अंतर्गत राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा कम से कम 2/3 बहुमत के आधार पर संघ या राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो यह अनुच्छेद 169 में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में संविधान द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो संविधान द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कार्यपालिका की शक्तियां, शासक एवं शासित के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध एवं उनकी संरचना। देखिए, संविधान राज्य की आचरण का विधान होता है जो यह निर्णय करता है कि राज्य में विविध अंगों का क्या आचरण हो। संविधान का संबंध राज्य की सरकार के स्वरूप, संगठन, शक्ति और विविध अंगों, उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों और शासक एवं शासितों के पारस्परिक संबंधों तथा उसके अधिकारों के एवं कर्तव्यों की व्यवस्था से होता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन सा देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह इंडोनेशिया था जिसने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में इंडोनेशिया ने 17 अगस्त 1945 को हॉलैंड के अधिकार से मुक्त होकर स्वतंत्रता घोषित की। इंडोनेशिया ने किस देश से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की? तो हॉलैंड से। इसी प्रकार से कुछ और देश हैं जो उसी के आसपास हुए थे स्वतंत्र, जैसे हमारा भारत देश है 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन के अधिकार से स्वतंत्र हुआ था। और बर्मा, जिसे वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से अपनी स्वाधीनता प्राप्त की थी। और जो श्रीलंका है वो 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, एक संघात्मक सरकार में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है, तो यह किसके द्वारा होता है? तो संविधान द्वारा होता है। आगे है, सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं। सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं, तो यह बटी होती है केंद्र और राज्य
इकाइयों के बीच, केंद्र और राज्य इकाइयों के बीच जो शक्तियां हैं वो बटी होती हैं। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र एवं प्रांतों की अलग अलग सरकारें होती हैं और उनके कार्य, शक्ति एवं अधिकार क्षेत्रों का निर्धारण संविधान के द्वारा कर दिया जाता है। और संघात्मक शासन में संविधान प्रायः लिखित रूप में पाया जाता है। संघ एवं राज्यों की अलग अलग न्यायपालिकाएं होती हैं, परंतु संघ एवं राज्यों में विवाद उत्पन्न होने पर संघीय न्यायालय को प्राथमिकता दी जाती है। संघात्मक शासन में प्रायः किसी भी प्रांत को संघ से अलग होने या उसे विखंडित करने का अधिकार नहीं दिया जाता। संघीय सरकार में प्रत्येक प्रांत में प्रतिनिधि अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेश संबंध, कूटनीतिक संबंध, संधि समझौता, रक्षा तथा सैन्य प्रशासन, मुद्रा करेंसी, युद्ध एवं शांति का निर्णय लेना आदि जिम्मेदारियां संघ के पास रहती हैं। अगला प्रश्न है, संघीय लोकतंत्र का अर्थ है। तो संघीय लोकतंत्र का अर्थ है वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में, जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं, उसमें निहित होती है। और मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। देखिए, यह भी प्रश्न पूछता है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है। तो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। भारत में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किंतु वह उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने खाद्य मिलावट निवारण नियम पारित किया। तो भारत सरकार ने खाद्य मिलावट निवारण पारित किया था 1954 में। वर्ष 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और वर्ष 1955 में इसके अंतर्गत आवश्यक नियम बनाकर इसे लागू कर दिया गया। इस कानून द्वारा अपद्रव्यीकरण तथा झूठे नाम से खाद्यों को बेचना दंडनीय अपराध हो गया है। अगला प्रश्न है, आईपीसी का मतलब है। तो आईपीसी का मतलब है इंडियन पिनल कोड। ये देखिए भारतीय दंड संहिता है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो है वो एक भारतीय दंड संहिता है। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में 1962 ईस्वी में लागू की गई थी। देखिए, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में कब लागू की गई थी। तो 1862 में लागू की गई थी और यह भारत में किसी भी नागरिक या व्यक्ति द्वारा किए गए कुछ अपराधों को परिभाषित एवं दंड का प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की गई। तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद कब स्थापित की गई थी? 1990 में। देखिए, यह अनुच्छेद 263 में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है और वर्ष 1988 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित की गई थी। अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो 1988 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित की गई थी और उनकी सिफारिश पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। 1 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। 1 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है और इस परिषद में 6 केंद्रीय मंत्रियों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष मनाते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया था। इसलिए 25 जनवरी 2050 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। जो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए यह 25 जनवरी 2011 में, मतलब 25 जनवरी को ही यह मनाया जाना शुरू किया और 2011 से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। तो भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित किया गया यह एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित है। तो देखिए, उत्तराखंड आंदोलन से बेलमती चौहान, हंसा धनाई और सुशीला बलूनी, ये तीनों महिलाएं संबंधित हैं। देखिए, बेलमती चौहान और हंसा धनाई और सुशीला बलूनी तीनों महिलाएं उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित हैं। बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड में शहीद हो गई थी। 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड में शहीद हुई थी। और सुशीला बलूनी जो एक प्रमुख राज्य आंदोलनकारी तथा राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में पारित हुआ। तो आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में पारित हुआ था 2010 को। परमाणु दायित्व विधेयक संसद में वर्ष 2010 को पारित हुआ। इसके अंतर्गत भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर किसी भी गैर सैनिक परमाणु संयंत्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में संचालक उत्तरदायित्व तय किया जा सकेगा और इस कानून के माध्यम से दुर्घटना से प्रभावित लोगों की क्षतिपूर्ति या मुआवजा मिल सकेगा। इसलिए आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद की स्थापना हुई थी। संसद में पारित हुआ था 2010 को। आगे देखते हैं जाति संहार है। तो जाति संहार क्या है? यह एक प्रकार का सामूहिक हत्या है। जाति संहार का तात्पर्य बहुत सारे व्यक्तियों जो एक कुल, वर्ग या जाति से संबंधित हों, इसकी सामूहिक हत्याओं से है। यह हत्याएं अकारण निजी स्वार्थ हेतु अथवा अपराध या युद्ध जनित हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्षता के दर्शन में निहित है। तो पंथ निरपेक्षता के दर्शन में क्या निहित है? सभी धर्मों के प्रति सम्मान। देखिए, भारत में पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय और सम्मान अपेक्षित है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, किस वर्ष में भारत में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 1977 में। देखिए, विपक्ष का नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष संसद के दोनों सदनों में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता होता है। जिस विपक्षी दल के पास सर्वाधिक सीटें होती हैं उसके किसी सदस्य को विपक्ष का नेता चुना जाता है और विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए उस दल के पास उस सदन की कम से कम 10% सीट होनी चाहिए। और वर्ष 1977 से भारत में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना शुरू किया गया था। तो दोस्तों, आपको ये प्रश्न कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि अच्छे से हर
जो भी वीडियो पढ़ता है उसकी सबसे पहले आपके पास पहुँचे वो। धन्यवाद।